देखो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड चैप्टर। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग साउंड स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, साउंड पढ़ने से पहले साउंड क्या होता है वो समझना है। तो साउंड देखो इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, जो हमको सुनने में हेल्प करता है, एक सेंसेशन देता है ना। हम उस साउंड की वजह से कोई भी चीज़ सुन पाते हैं। हमें साउंड जब तक नहीं आएगा तो हम लोग सुन में कोई चीज़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक तरह का एनर्जी है जो हम लोग एक सुनने का सेंसेशन देता है। ठीक है, अब जो है साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? कंडीशन टू प्रोड्यूस अ साउंड। एक साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सबसे पहला होता है सोर्स ऑफ द साउंड। साउंड जो निकलेगा वो किसी सोर्स से निकलेगा, कुछ सोर्स होना चाहिए। ठीक है, अब उस सोर्स कौन होता है? सोर्स होता है एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। हर वो बॉडी जो वाइब्रेट करता हो वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हर वो बॉडी, जैसे कि इस पेन को हम इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं बट तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। इसका पीछे कुछ रीज़न है जो बाद में समझ में आएगा कि हम लोग का एक लिमिट होता है सुनने का। हम हर तरह का आवाज़ को नहीं सुन सकते। ठीक है, ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन याद रखना एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। जैसे कि हम लोग जो है किसी भी तरह का ड्रम वगैरह हम लोग जो बजाते हैं तो ड्रम बजाते हैं, देखते हो ड्रम में वाइब्रेशन होता है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ट्यूनिंग फॉक होता है, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जब हम लोग रबर से इस तरह से मारते हैं तो ये इस तरह से ऐसे वाइब्रेट होता है। जब तक ये वाइब्रेट होता है तब तक साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे ही वाइब्रेशन रुक गया, साउंड प्रोड्यूस होना रुक गया। गिटार वगैरह का स्ट्रिंग देखिए, हम लोग इस तरह से प्लग करते हैं तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करता है इस तरह से, और वाइब्रेट करने का वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। ठीक है, याद रखना है। नंबर टू कंडीशन क्या है? नंबर टू कंडीशन है मीडियम। ठीक है, मीडियम का होना ज़रूरी है, मतलब साउंड जो है विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं करेगा। तो मीडियम क्या क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब साउंड सॉलिड से भी ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकता है और गैस से भी ट्रैवल कर सकता है। पर तीनों में से कोई एक मीडियम तो होना ज़रूरी है। अगर तीनों का तीनों मीडियम नहीं रहा तो साउंड ट्रैवल या प्रोपगेट, जो हम लोग वर्ड आगे पढ़ेंगे, वो नहीं होगा। यही रीज़न है कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। हर वक्त सन में एक रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये रिएक्शन के बारे में क्लास 10 स्टैंडर्ड में तुम लोग पढ़ोगे। ये सन में हर वक्त होता रहता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ में एनर्जी निकलता है और साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। बट एक भी साउंड हम लोग के यहाँ अर्थ में आता है नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि सन और अर्थ के बीच में बहुत बड़ा एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम स्पेस, जहाँ पे ना ही सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, ना ही कोई मीडियम ही नहीं है। इस वजह से साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता है। लाइट ट्रैवल कर लेता है, तभी सन से अर्थ में लाइट आ जाता है। इसका मतलब लाइट को ट्रैवल होने के लिए मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर मतलब कि
जो साउंड तुम्हारा सुन सकता है, मतलब कि हम बोला तो जब तक तुम सुनोगी नहीं, या तुम सुनोगे नहीं तो कैसे बोलोगे हाँ तुम साउंड सुने? समझ रहे हो? तो एक रिफ्लेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ साउंड जो है किसी से जाके रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको हाँ फील हुआ कि हाँ वो साउंड कुछ सुन पाया। तो ये तीन चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है फॉर कंडीशन टू प्रोड्यूस अ साउंड। सोर्स होना चाहिए। सोर्स कौन होता है? एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। मीडियम होना चाहिए। मीडियम क्या क्या होना चाहिए? सॉलिड, या तो लिक्विड या तो गैस। और एक रिफ्लेक्टर होना चाहिए। अब वो रिफ्लेक्टर कोई भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन टू प्रोड्यूस अ साउंड। देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे साउंड प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। प्रोपगेट का मीनिंग क्या होता है? प्रोपगेट का मीनिंग होता है ट्रैवल। साउंड जो ट्रैवल करता है, तो हम लोग ट्रैवल वर्ड नहीं यूज़ करके फिजिक्स में प्रोपोगेट वर्ड यूज़ करते हैं कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहा है दैट मीन्स प्रोपोगेट कर रहा है। किस तरह से प्रोपोगेट कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ वेव के फॉर्म में वो प्रोपोगेट करता है। इसलिए हम लोग साउंड को साउंड वेव बोलते हैं। साउंड वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है ऐसे। ठीक है, तो वेव जो है वो दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ वेव। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। वेव दो टाइप्स का होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। अगर लॉन्गिट्यूडनल के बारे में थोड़ा हम लोग देखें तो देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव का डेफिनेशन लिखा है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, मोशन जो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है, पार्टिकल्स का मोशन मतलब कि जैसे कि ये मेरा यहाँ देखो, ये सोर्स ऑफ साउंड है, मतलब यहाँ से साउंड निकल रहा है, यहाँ पर यह बहुत मीडियम होगा कुछ, यहाँ पार्टिकल्स भरा हुआ है, एयर का पार्टिकल, कुछ भी पार्टिकल्स है। जैसे ही ये साउंड दिया तो ये क्या हुआ, पार्टिकल्स जो है आपस में जो है क्या हुआ, एयर कॉम्प्रेस हुई है, क्योंकि एनर्जी यहाँ मिला। एनर्जी यहाँ पे जोर से मिलेगा तो क्या होगा, जब यहाँ से एनर्जी निकला, यहाँ से एनर्जी निकला, जैसे ऐसे आया तो क्या होगा, ये चीज़ हल्का सा कॉम्प्रेस कर जाएगा। तो ये यहाँ कॉम्प्रेस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सब दूर दूर थोड़ा हट जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्रेस हुआ तो यहाँ दूर दूर हट गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा कुछ देर बाद कि यहाँ का पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा, मतलब पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है कहाँ, देखो पार्टिकल ऑफ मीडियम, मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी जा रहा है। देखो पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पार्टिकल पहुंचेगा तो यहाँ का पार्टिकल क्या होगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो यहाँ का पार्टिकल क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेयरफैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रेशन, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रेशन, और इसको बोलेंगे हम लोग, ये जो इस तरह से हो जा रहा है तो बोलेंगे रेयरफैक्शन। ठीक है, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन कहा जाता है, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मोशन होता है पार्टिकल्स का वो कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन होकर के होता है, और पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन होता है इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव होता है। एग्जाम्पल जैसे साउंड ट्रैवल थ्रू गैसेस, गैस में जो साउंड ट्रैवल करता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह ट्रैवल करता है। समझ में आया? उसी तरह ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम बी परपेंडिकुलर, हम सिंबल लिख दिए, वर्ड नहीं लिखे, तुम लोग लिख सकते हो पूरा परपेंडिकुलर, हम सिंबल लिख दिया, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है लेकिन पार्टिकल का मूवमेंट परपेंडिकुलरली होता है। होता क्या है, जैसे ये सोर्स है, यहाँ से साउंड निकला तो यहाँ का पार्टिकल को एनर्जी मिला, ये अपना एनर्जी दूसरे वाले को दिया, ये तीसरे वाले को, चौथे वाले को एनर्जी मिलते गया। देखो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव, पार्टिकल इधर मूव नहीं कर रहा, पार्टिकल अपनी जगह पे इस तरह से मूव कर रहा है। तो ठीक है, कोई पार्टिकल ऐसा उठा, कोई पार्टिकल ऐसा उठा, कोई पार्टिकल ऐसा, तो देखो वेव यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन पार्टिकल अपनी जगह पे इस तरह से, पार्टिकल अपनी जगह पे मूव कर रहा है, लेकिन वेव आस्ते 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 करके, आस्ते आस्ते करके आगे बढ़ रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें देखो वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, ये होता है ट्रांसवर्स वेव। इसमें जो ऊपर वाला जो बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट,
और नीचे वाला जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रो। तो ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रो होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन होता है। लॉन्गिट्यूडनल में मोशन ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव होता है, इसमें मोशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव होता है। ठीक है, एग्जाम्पल साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड, बेसिकली सॉलिड में जो ट्रैवल होता है साउंड वो ट्रांसवर्स वेव होता है। लाइट वेव भी एक तरह का तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव। इवन सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ वाटर, इन सरफेस ऑफ वाटर में भी ट्रांसवर्स वेव होता है। समझ में आया? तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दे दिया है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, टू टाइप्स का वेव होता है, इसको अच्छे से तुम लोग कॉपी कर लो। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। मतलब प्रोग्रेसिव वेव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तुम थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, इसको तुम लोग अच्छे से कॉपी कर लेना। लिखा पहला पीरियोडिक मोशन, मतलब कि वेव का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब होता है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम टाइप का मोशन वो देता है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम टाइप का वो मोशन होता है। एग्जाम्पल दे रहे, मान लो जैसे कि एक पेंडुलम है, ठीक है, तो वो इस तरह से मूव करेगा, है कि नहीं? पहले इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो मान लो कि यहाँ से वो स्टार्ट किया, दैट इज द मीन पोजीशन। इसको मीन पोजीशन मतलब कौन होता है? मीन पोजीशन का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो जितना टाइम लिया वो नेक्स्ट जो वो करेगा ऐसा वाइब्रेशन, उतना ही टाइम लेगा। मतलब सेम टाइप का मोशन सेम इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करेगा, दैट इज द पीरियोडिक मोशन होता है वेव का। ऐसा नहीं है कि हर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट टाइप का वो मोशन देगा। नंबर 2, ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम execute exactly similar vibration about their mean position। मतलब मीडियम में जितना ही पार्टिकल होगा जो एग्जीक्यूट करेगा, तो सब में वाइब्रेशन सेम तरह का। ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन, कोई पैरेलल जा रहा है तो कोई परपेंडिकुलर घूम रहा है, ऐसा नहीं। ट्रांसफर में सब पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव करेगा, लॉन्गिट्यूडल में सब पार्टिकल पैरेलली मूव करेगा। समझ में आया कि नहीं? अबाउट देयर मीन पोजिशन, मीन पोजिशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। नंबर 3, wave moves in a medium with a particular velocity। अब वेव जो है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता है, डिपेंडिंग, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम अंडरलाइन कर रहा हूँ, वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। मतलब कि हर मीडियम में तो वेलोसिटी डिफरेंट होगा, लेकिन वो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उस मीडियम का डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ द वेव किसके ऊपर डिपेंड करता है? यहाँ से समझेंगे, वेलोसिटी ऑफ द वेव डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? और हर मीडियम में एक पर्टिकुलर कुछ वेलोसिटी होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा हर मीडियम में सेम वेलोसिटी रहेगा, या किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में वेलोसिटी घटता बढ़ता रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा। एक मीडियम है तो थ्रू आउट द मीडियम उस वेव का वेलोसिटी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी तो चेंज नहीं होता है, इलास्टिसिटी चेंज नहीं होता है मीडियम का, और इसी दो चीज के ऊपर वेलोसिटी ऑफ द वेव डिपेंड करता है। नंबर 4, वेव ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी। वेव जो है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब साउंड एनर्जी को वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है थ्रू द मीडियम, नॉट द मीडियम इटसेल्फ। ऐसा नहीं कि साथ साथ मीडियम भी चला जा रहा है, नहीं, मीडियम से होते हुए जो है वेव जा रहा है, लेकिन वो मतलब मीडियम से होते हुए जा रहा है, मतलब क्या ट्रांसपोर्ट करके, क्या लेके जा रहा है? साउंड लेकर के जा रहा है, लाइट लेकर के जा रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव को लेके जा रहा है। इसमें बताएं, साउंड भी एक तरह का वेव होता है, ठीक है, लेकिन मीडियम को जो है वो मीडियम अपनी जगह पे ठीक वैसी का, जैसे हम बताएं पार्टिकल मूव नहीं करता, पार्टिकल अपनी जगह पे रहता है, वेव मूव करता है। अगर पार्टिकल मूव करने लग गया साथ साथ, क्या हो गया? मतलब मीडियम भी मूव करने लग गया, लेकिन यहाँ बोल दिया नॉट द मीडियम इटसेल्फ। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोग्रेसिव वेव का, ये कॉपी कर लो तुम लोग, ठीक है। देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू साउंड।
साउंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम हर एक टर्म्स को जो है डायग्राम के हेल्प से तुम लोग को एक्सप्लेन करेंगे। पहला टर्म है मेरा एम्पलीट्यूड। क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव रिलेटेड टू साउंड वेव होगा, यहाँ पे साउंड जस्ट लिखा है, साउंड वेव। ठीक है, तो कोई भी वेव से रिलेटेड उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अब देखो जैसे यहाँ पे मान लो कि पार्टिकल है, तो ये इतना मूव किया, ये पार्टिकल का इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये पार्टिकल का इतना, और सबसे ज़्यादा ये वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये वाला सबसे ज़्यादा होगा, ये वाला, इस पार्टिकल का जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। वेव का क्या बन जाएगा? वो एम्पलीट्यूड। इसका सिंबल ए है और इसका यूनिट देख लो सेंटीमीटर या मीटर, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी देखो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, वाइब्रेशन बोलो या ऑसिलेशन बोलो, एक ही बात है, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना कंप्लीट वाइब्रेशन होगा। कंप्लीट वाइब्रेशन मतलब जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये होते हुए ये यहाँ तक आया, मतलब एक ट्रो और एक क्रेस्ट, सॉरी एक क्रेस्ट और एक ट्रो कंप्लीट किया, दैट इज द 1 वाइब्रेशन। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ ख़त्म किया, तो ये हो गया 2 वाइब्रेशन। अगर मान लो ये 1 सेकेंड में हो रहा है, अगर इतना 1 सेकेंड में 2 वाइब्रेशन, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड होता है। सिंबल एन से नोट करते हैं। समझ में आया? आपको स्टूडेंट बोलेगा सर अगर मान लीजिए वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ तो कंप्लीट कहाँ होगा? तो ये आने के बाद यहाँ ये मेरा एक कंप्लीट वेव हुआ, फिर यहाँ से यहाँ के यहाँ आएगा, फिर एक कंप्लीट वेव हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो ठीक है, तो अभी हम जो वेव समझा रहे डायग्राम वो ट्रांसवर्स वेव को लेके समझा रही। यहाँ ईजी लगता है ट्रांसवर्स वेव में, हम लॉन्गिट्यूडनल से भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में देखो क्या लिखा हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन होने में, एक वाइब्रेशन मतलब यहाँ से यहाँ एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो गया। एक कंप्लीट वाइब्रेशन में एक क्रेस्ट एक ट्रो आता है। इसको एक कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा, जितना टाइम, कुछ तो टाइम लेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। सिंबल कैपिटल टी, यूनिट सेकेंड होगा, जानते हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। हम लोग ऐसा कभी होता है, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन बोलते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। बट दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये डेफिनेशन नहीं लिखा था, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ये नहीं लिखना, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है बस। ये एक रिलेशन है, जो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में, ये याद रखना है बस, और डेफिनेशन यहाँ पे है। नंबर 4 होता है वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस, और ट्रो, और कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब कि देखो ये मेरा होता है क्रेस्ट, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट कहाँ आएगा? ये। तो इन दोनों में जो डिस्टेंस आएगा, ये दोनों में जो डिस्टेंस आएगा, दिस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। दिस इज द सिंबल ऑफ, दिस इज द सिंबल ऑफ वेवलेंथ। यूनिट क्या होगा? जरा का डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर एंड मीटर हो जाएगा। समझ में आया? या फिर अगर कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रो, ये एक ट्रो तो नेक्स्ट कौन सा ट्रो है? कॉन्जिक्यूटिव, ठीक उसके बाद वाला, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज द वेवलेंथ हो जाएगा। डायग्राम अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है, कि डायग्राम में वो सब चीज़ कहाँ बनता है नहीं बनता, ये भी समझ के रखना है। लास्ट वन है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी अभी हम लोग पढ़े हैं। वेलोसिटी एक तरह का होता है वेव का, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा वेव, जितना मूवमेंट करेगा, दैट इज द वेव वेलोसिटी। ठीक है, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? v होता है, और यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आज इतना ही तक रखते हैं, ये टर्म्स रिलेटेड टू वेव। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन लोग के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।